नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय एग्जाम गुरुजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश का जो एपी का एग्जाम है उसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए जो 10th यूनिट है उसका मैं ऑलरेडी आपको सचिवालय और मुख्य सचिव का टॉपिक आपको बता चुका हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो शासन सचिव और आयुक्त पर होने वाली है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं मुख्य सचिव के ऊपर कि मुख्य सचिव का पद क्या होता है और उससे जुड़े हुए अलग अलग क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इसका हमने सिलेबस भी देख चुके हैं, आप देख भी लीजिए इसको पॉज करके क्या क्या है। सचिव मुख्य सचिव के बाद जो अगला हमारा टॉपिक डिस्कशन होने वाला है वो सचिव और आयुक्त पर होने वाला है। तो इसकी जो व्यवस्था है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में सचिवालय होता है, उसके अंदर मुख्य सचिव होता है और जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, शासन सचिव होते हैं। मुख्य सचिव उस सचिवालय का क्या होता है, प्रधान होता है। शासन सचिव क्या होते हैं, जो राज्य में अलग अलग विभाग होते हैं। राज्य में कितने विभाग है आपको पता होगा, 55 विभाग है राज्य में। ऐसे 55 विभाग है जिनके प्रमुख कौन होते हैं, शासन सचिव होते हैं। इन शासन सचिव के ऊपर जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है यहाँ पे शीर्ष पदाधिकारी जो होता है वो होता है शासन प्रमुख मुख्य सचिव। चीफ जस्टिस होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी होता है। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होते हैं उनके प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, उनके शीर्ष अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव। उन शासन सचिव के अंतर्गत बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर अवर सचिव और विभागीय अधिकारी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर। ये बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी लेवल पे ये हायरार्की का क्या है, काम करती है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो शासन सचिव के ऊपर होने वाला है और आयुक्त पर होने वाला है। तो इसको हम फटाफट आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन है वो मेनली सचिन सचिव पर होने वाला है, जिसमें जो 55 विभाग है, मुख्य रूप से जो 55 विभाग है उनमें किस तरीके से ये सचिव क्या करते हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और किस तरीके से किसी राज्य की व्यवस्था को बहुत ही सुशासन के साथ संचालित करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, सचिव, मध्य प्रदेश का प्रशासन सचिव, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश सेक्रेटरी, यूनिट 10 मास्टर क्लास। ओके, स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक कोशिश करते हैं कि 1 घंटे के अंदर हम मध्य प्रदेश के सचिव के अंतर्गत पूरी की पूरी व्यवस्था उसको डिस्कशन कर लें। तो सबसे पहले देखो, सचिवालय के बारे में बहुत इजीली आप फिर से जान लो। मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय, जिसका संगठनात्मक स्तर या संरचना क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सचिवालय जिसको वल्लभ भवन कहा जाता है, ये 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। अब आप बोलोगे 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था बट उसको वल्लभ भवन नहीं किया जाता है, आपने 2 बार बता दिया। सही बात है, 1 नवंबर 1956 को जो गठित हुआ था उसको सचिवालय कहा गया, बट उसका नाम जो है ना वल्लभ भवन बाद में दिया गया। पहले ये पुराने विधानसभा भवन के अंतर्गत संचालित होता था, पुराने विधानसभा भवन। आपको रट गया होगा, पहले विधानसभा भवन, विधानसभा, ठीक है। तो इस विधानसभा भवन के अंतर्गत ये संचालित होता था। 1965 में क्या हुआ कि एक नवीन बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ी और फिर वल्लभ भवन निर्मित किया गया। वल्लभ भवन एक बिल्डिंग बनाई गई, आपने देखी होगी, फोटो वोटो में मैंने दिखा दिया है। उसमें बहुत सारे मुख्य सचिव के अंतर्गत कई सारे अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए और वो फिर क्या करते थे, विभागीय स्तर पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इन प्रशासनिक विभागों का एक यहाँ पे समूह बैठा होता है जो क्या करता है, विभागों को संचालित करता है प्रशासनिक तौर पे। तो उन अधिकारी कर्मचारियों को क्या कहा जाता है, उन अधिकारी कर्मचारियों को कहा जाता है सचिव। समझ में आई बात कि मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन जो भोपाल में स्थित है उसको हम सचिवालय कहते हैं। उसमें प्रशासनिक विभागों का समूह होता है जहाँ पे बहुत सारे विभागों के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं सचिव होते हैं, शासन सचिव होते हैं, जो क्या करते हैं वहाँ पे विभागों को संचालित करने में मदद करते हैं, अलग अलग मंत्रियों की। तो इन सब का जो प्रमुख प्रशासनिक हेड होता है वो मुख्य सचिव होता है। तो इस मुख्य सचिव के अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, अब ऐसी हायरार्की में आप समझ लो कि चीफ जो सेक्रेटरी है उसके नीचे कई सारे शासन सचिव यानी कि सेक्रेटरी होते हैं। हर एक सेक्रेटरी हर एक विभाग को संभालता है, यानी 55 विभाग उनको संभालता होगा। तो हर एक 55 विभाग जो है ना किसके अंतर्गत संचालित हो रहे, किसके अंडर में संचालित हो रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत। यानी कि सभी विभाग जो है ना उनका प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव है, ठीक है। उनके जो अलग अलग प्रमुख जो हर एक विभाग की मैं बात करूं, सॉरी सभी विभाग की बात नहीं हो रही, हर एक विभाग की बात करें तो उनका प्रमुख सचिव कौन होता है, प्रशासनिक सचिव। प्रमुख सचिव भी बोल सकते हो उसको, ये प्रमुख सचिव वैसे वर्ड सही नहीं आया, उसको सिर्फ सचिव बोलेंगे या फिर शासन सचिव बोलेंगे, ये प्रमुख वर्ड यहाँ पे हटा देना। या तो सचिव बोलोगे उस वर्ड को, उस व्यक्ति को, या सेक्रेटरी बोल सकते हो, या फिर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। क्या बोल सकते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट।
तो ये जो अधिकारियों की व्यवस्था, ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो क्या करते हैं यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को लीड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, कैसे क्या जो पॉलिसीज है उनका फॉर्मेशन होना है। अब समझो यहाँ पे कि सेक्रेटरी की जो व्यवस्था होती है वो किस तरीके की हायरार्की में होती है। हर एक राज्य में प्रशासनिक तौर पे एक सचिवालय होता है, आप जान चुके हो कि वो काम क्या करता है, उसको मैं फिर से नहीं बताऊंगा। उसमें जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी। उसके नीचे बहुत सारे हर एक विभाग के क्या होते हैं 55, जैसे मध्य प्रदेश में अगर मैं बोलूँ तो 55 क्या है विभाग हैं। हर विभाग के अंदर एक एक सेक्रेटरी होता है, उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी होता है, उनके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, उनके नीचे डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है, उनके नीचे अंडर सेक्रेटरी और उनके नीचे फिर सुपरिटेंडेंट, ऐसे अलग अलग या सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है अलग अलग, जैसे किसी का काम है कि किसी को नीतियों पे काम करना है, किसी को नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से निर्देश देने हैं, किसी को कौन सी अपेंडिक्स पे काम करना है, कौन सी फाइलों पे कौन सी जिले विभाग को ज़्यादा काम करना है। मतलब बहुत सारी ऐसी जो अलग अलग गतिविधियां हैं वो हर एक स्तर पे थोड़ा सा बटी होती हैं, हायरार्की पे बटी होती है, डिवीजन होता है उनपे अलग अलग फंक्शन का। उनको भी हम समझेंगे कि क्या क्या डिविजन्स होते हैं। सबसे पहले ये समझो कि मुख्य सचिव जो हेड है उसके नीचे होता है हमारा सचिव। आज का जो टॉपिक है वो किसके नीचे होता है, मुख्य सचिव के नीचे अधिकारी होता है ये। और ये अल्टीमेटली ये करता है कि नीति का निर्माण करता है, वो अंतिम निर्णय ये लेता है कि जैसे परिवहन विभाग है तो परिवहन विभाग में ये जो सड़क डालने वाले हैं ये इस विभाग के अंतर्गत डाली जानी है, तो ये किस तरीके से होगी, इस पे क्या क्या हमें बातों का ध्यान रखना है, किन किन कंपनियों से यहाँ पे सहयोग लेना है, किन किन प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पे सहयोग करना है, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। इन इन बातों के साथ जो अल्टीमेट फैसला लेने की बात होती है वो करता तो शासन सचिव है, लेकिन उसको जो पूरा का पूरा हायरार्की में अल्टीमेट ऑफिसर होता है अनुमोदन करने वाला वो मुख्य सचिव होता है। अगर वो वहां से मना कर देता तो फिर शासन सचिव यहाँ पे अपने रिव्यू करना पड़ेगा अपना जो भी फैसला होगा, ठीक है। तो शासन सचिव होता है। अतिरिक्त सचिव इसलिए रखे जाते हैं, अब देखो शासन सचिव बहुत सारे कामों को खुद नहीं संभाल सकता, तो वो क्या करता है अपने अंतर्गत अतिरिक्त सचिव को बोलता है कि तुम क्या करो, जब मैं अनुपस्थित रहूंगा तो तुम कार्य संभाल लेना, जब मैं अनुपस्थित रहूंगा तो तुम काम संभाल लेना। और जो जॉइंट सेक्रेटरी या संयुक्त सचिव होता है इसको भी फिर रखा जाता है अतिरिक्त सचिव के अंतर्गत। तो ये क्या करता है, जो अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं, अलग अलग जो अभियान चलाए जा रहे हैं, अलग अलग जो मिशन चलाए जा रहे हैं, उनका निगरानी, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके बीच में जो विभागीय कोऑर्डिनेशन है, जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, कंसोशनल एक जो कंसेंसस है, एक कंसेंसस है, एक प्रकार से सहमति है, एक सही वर्ड जो बोले यहाँ पे कंसेंसस है, वो कंसेंसस क्रिएट करना सभी के बीच में। कंसेंसस यानी कि ये परिवहन विभाग से पूछ लो, शिक्षा विभाग से पूछ लो, स्वास्थ्य विभाग से पूछ लो, कौशल विभाग से पूछ लो, महिला बाल विकास से पूछ लो कि यहाँ पे ये जो पॉलिसी ला रहे हैं या जो ये नीति ला रहे हैं इससे आपकी क्या भूमिका है, आपका क्या रोल हो सकता है, आपको क्या यहाँ पे आपका स्टेक होल्ड यहाँ पे क्या हो सकता है। तो वो चीजें यहाँ पे क्या है डिस्कस करना संयुक्त सचिव का काम हो सकता है। उप सचिव फिर उसके अंडर काम करता है, उप सचिव फिर उसको और अतिरिक्त जिम्मेदारियां, ये स्तर भी देखो इनकी संख्या बढ़ती जाती है, ये 2 हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 12 हो सकते हैं, ये 18 हो सकते हैं, ये 20 हो सकते हैं। ये संख्या भी बढ़ती जाती है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, कम भी हो सकती है किसी विभाग में, किसी में ज्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग है, उसमें क्या होता है बहुत बड़ा विभाग है वो, उसके अंतर्गत ये हायरार्की में संख्या बढ़ती जाती है जितने नीचे जाओगे आप। अब यहाँ पे उप सचिव क्या करता है, उप सचिव क्या करता है सूचना जुटाता है अलग अलग विभागों से और उस पर नोट तैयार करने का काम होता है कि देखो ये ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन आई है। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी भी प्रशासन के संचालन के लिए सूचना अति महत्वपूर्ण होती है। इवन आप चाहे विदेश नीति की बात करो, चाहे देश के अंतर्गत की राजनीति की बात करो, देश की पॉलिटिक्स की बात करो, देश में प्रशासन की बात करो, सूचना एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होती है। अगर सूचना सही समय पे ना मिले तो क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकती है वहाँ पे, चाहे कोई भी कितनी मजबूत संरचना हो कोलैप्स हो जाती है चीजें। तो सूचना अगर सही समय पे आ जाए तो वहाँ पे आंकड़े क्या होते हैं उनका सही से यूज हो सकता है। अब जैसे सही समय पे पता नहीं चलता कि कोविड-19 के कितने केसेस किस एरिया में है, तो वहाँ पे फिर मिशन मोड में कहीं क्वारंटाइन, कहीं कहीं सारी जो आइसोलेशन की व्यवस्था है वो नहीं कर पाते और फिर लोग मारे जाते। तो सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन जुटाने का काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस पर नोट तैयार करना, उस पर आंकड़े बनाना ये जरूरी होता है। डेटा कलेक्शन, अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी क्या होता है, ये पत्राचार, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन का जो शेयरिंग होती है, जो अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं उन पे रिपोर्ट वगैरह बनाने का काम इसका होता है। फिर लास्ट में एक जो ऑफिसर लेवल की कैटेगरी में लास्ट में ऑफिसर आता है वो है सेक्शन ऑफिसर।
ये अलग अलग अनुभागों का प्रबंधन करता है, उनके दैनिक कार्यों को देख रहा है कि जैसे ये अनुभाग है परिवहन विभाग के अंतर्गत, ये जैसे परिवहन विभाग के अंतर्गत ये ट्रैफिक से रिलेटेड है, सड़क से रिलेटेड है, ये दूसरी गतिविधियां जैसे हो रही हैं। तो बहुत सारी गतिविधियां होती है, जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी, जैसे चिकित्सा विभाग के अंतर्गत जैसे मान लेते हैं कि डॉक्टरों की भर्ती में, अस्पतालों का संचालन, उसमें दवाइयों का निर्माण में, नर्सों से संबंधित अलग अलग अनुभाग बने हुए हैं। तो उसमें अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, मेडिकल जो काउंसिल्स हैं उसमें, उन सब की बात करें, सबके बीच में एक समन्वय, सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, उन सब की जो एक जिम्मेदारी है, उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट, ये अनुभागीय अधिकारी यहाँ पे संभालता है। और दैनिक जो डेली बेसिस पे जो बहुत सारे काम होते हैं उनको भी ये मैनेज करता है। इतनी सारी बातें हमने मुख्य सचिव के अंतर्गत, जो एक शासन सचिव होता है ना, और उसके अंतर्गत जो बहुत सारे अधिकारी होते हैं, सब संभालते हैं। अब हमारे लिए जरूरी बात ये है कि जो शासन सचिव है, ठीक है, उस शासन सचिव के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं ना कि ये विभाग को ये संचालित कर रहा है, इस यूनिट को ये संचालित कर रहा है, वो यूनिट तो बताओ जरा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि राज्य सचिवालय का लीडर है वो है मुख्य सचिव, ठीक है, जैसे हम जानते हैं मुख्य सचिव है। विभाग का हमने लीडर अभी बार बार मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में 55 विभाग है जिनका लीडर या जिनका हेड जो होता है वो होता है सचिव, जिसको हम शासन सचिव भी बोलते हैं, कि बार बार प्रमुख सचिव यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद फिर उप विभाग होता है, उसका जो, देखो ये यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स का नाम आपको पूछ सकता है कि प्रभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है, शाखा का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, अनुभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, उप विभाग का अधिकारी कौन होता है। जैसे विभाग का अधिकारी यहाँ पे सबसे प्रमुख अधिकारी सचिव, तो सब डिपार्टमेंट या उप विभाग का अधिकारी होता है वो अतिरिक्त सचिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी को सौंपा जाता है जिम्मेदारी। प्रभाग या डिवीजन, डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है उप सचिव, डेप्यूटी सेक्रेटरी को सौंपी जाती है। और शाखा की यानी कि ब्रांच की जिम्मेदारी, ब्रांच है उसकी, तो वो अपर सचिव, अंडर सेक्रेटरी को सौंपी जाती है। अनुभाग, अनुभाग यानी सेक्शन की जिम्मेदारी सेक्शन ऑफिसर को सौंपी जाती है। काम आपको पता है, काम यही करते हैं कि जैसे सभी विभागों के बीच में समन्वय मुख्य सचिव करता है, सचिवालय विभाग क्या करता है, नीतियां बनाता है, उनका कार्यान्वयन पे, उनके बजट पे काम करता है। उप विभाग क्या करता है, जो भी विभाग के अंतर्गत नीतियां बनी उन पे हर एक डिपार्टमेंट बेसिस पे क्या होते हैं, सब डिपार्टमेंट बटे होते हैं, डिपार्टमेंट बेसिस पे सब डिपार्टमेंट बटे होते हैं, वो सब अपनी अपनी योजनाओं पे काम करते हैं, जिसको जो चीज अलॉट की गई है उनके बीच में मॉनिटरिंग, उनके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये सब करते हैं वो। और जो प्रभाग होता है वो क्या करता है, रिपोर्ट बेसिस, रिपोर्ट वगैरह का क्रिएशन, उन पे मॉनिटरिंग करना। और बाद में जो ब्रांच है उसका जो हेड है, अंडर सेक्रेटरी, ये क्या करता है, आदेश पत्राचार रिपोर्ट वगैरह का संचालन। विभागीय कार्यों का प्रबंधन कौन करता है, सेक्शन ऑफिसर करता है। और डेली बेसिस पे जो भी काम होते हैं वो सेक्शन ऑफिसर को प्रोवाइड, मतलब सेक्शन ऑफिसर प्रोवाइड कराता है अपने अपने ऑफिसर, अपने अपने अधिकारी, ऊपर के अधिकारियों को। ये हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने ये पढ़ा कि सचिवालय के अंतर्गत मुख्य सचिव होता है, और उस सचिवालय में जो सेकंड पोजीशन पे सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है शासन सचिव, जो बहुत सारे विभागों में अलग अलग होते हैं ये। उनके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे और अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपनी यूनिट्स में हेड होते हैं। जैसे विभाग के अंतर्गत ये शासन सचिव, विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त सचिव, प्रभाग के अंतर्गत उप सचिव, और शाखा के अंतर्गत अपर सचिव, और अनुभाग के अंदर सेक्शन ऑफिसर। इनको भी याद रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब जरूरी है कि ये जो सचिव है, अब हमारे लिए जरूरी ये है कि सचिव जो है ये क्या है, मतलब ये पद है, ये कैसे नियुक्त हुआ है, ये कहाँ से, मतलब कैसे, क्या इसकी भर्ती होती है, नियुक्ति होती है, पदोन्नति होती है, किस तरीके से इसको चयन या नियुक्ति की जाती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। तो इसको हमेशा वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है, आप याद रखना, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। जैसे एक लिस्ट निकाली जाती है कि हमारे राज्य में कितने हमारे कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, जो नेतृत्व वाले हैं, या फिर जिनको बहुत ज्यादा सीनियरिटी प्राप्त हो रखी है, अनुभव बहुत अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है, कौन हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल डायमेंशन में फिट बैठ रहे हैं, ये भी देखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी होती है क्योंकि पॉलिटिशियंस ही अल्टीमेटली सरकार चला रहे हैं, वही जनप्रतिनिधि हैं, तो वो अल्टीमेट फैसला करते हैं कि पहले तो ये देखो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर को सिलेक्ट करते हैं, उनकी सूची तैयार करते हैं। उस सूची में ये देखते हैं कि हमारे मंत्री जी को पसंद क्या है। हमारे शिक्षा मंत्री का एक विभाग का एक सचिव है, परिवहन विभाग का सचिव है, स्वास्थ्य विभाग का सचिव है, तो हमारे उस मंत्री, परिवहन विभाग के मंत्री की क्या चॉइस है, शिक्षा विभाग के मंत्री की क्या चॉइस है, तो सबकी सलाह लेते हैं यहाँ पे। हर मंत्री बोलता है कि मुझे ये अपना सचिव बनाना है, सब मंत्री अपना अपना बता देते हैं कि हमें तो ये हमारी पसंद ये है। तो फिर वहां पे क्या होता है, उस वरिष्ठ अधिकारी का चयन कर लिया जाता है, और फिर वो मुख्यमंत्री को भेजा जाता है कि सर इस मंत्री जी ने, ये शिक्षा मंत्री ने ये व्यक्ति को
अपना प्रशासनिक विभाग का सचिव बनाने की मतलब चॉइस रखी है, तो मुख्यमंत्री क्या करते हैं उस पे अपना अंतिम फैसला लेते हैं और मुख्यमंत्री वहां पे नियुक्त करते हैं उस व्यक्ति को। तो याद रखना। तो मुख्यमंत्री क्या करते हैं कि जो मंत्री सलाह दे देता है, मंत्री अपनी चॉइस बता देता है, जब उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर अपनी चॉइस रख देता है कि मुख्यमंत्री साहब ये मेरी चॉइस है, इस व्यक्ति को, इस वरिष्ठतम आईएएस ऑफिसर को मेरा विभाग का सचिव नियुक्त किया जाए, तो मुख्यमंत्री वहां पे क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री को ये जब प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरीके का व्यक्ति को अब नियुक्त किया जाना है, तो मुख्यमंत्री मंत्री की सलाह के साथ मुख्यमंत्री उसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उसको उनको जब प्राप्त होता है तो इस प्रपोजल को वो एक्सेप्ट करते हैं और उसी बेसिस पे वो क्या करते हैं अपनी आगे की कार्रवाई करते हैं और निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि इस व्यक्ति को क्या किया जाए। अब मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के जो अलग अलग राज्य की बात भी कर ले, तो मध्य प्रदेश के इस विभाग का वरिष्ठतम जो सचिव है, प्रधान सचिव है या वरिष्ठतम सचिव है, शासन सचिव है, नियुक्त किया जाता है। तो एक कार्मिक प्रशासन विभाग एक जनरल एक नोटिफिकेशन जारी करके एक एक सामान्य अधिसूचना या नियुक्ति अधिसूचना जारी करके यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे देगा राज्यपाल के नाम से कि ये व्यक्ति को क्या किया जाता है, आज से इस पद से इस तारीख से नियुक्त किया जा रहा है, अंतिम आदेश तक जो भी अंतिम आदेश होगा ऐसा ऐसा करके वो नियुक्त कर देते हैं। तो ये नियुक्ति आदेश अंतिम फैसला किसका था ये जानना जरूरी है। सेम यही बात आपने मुख्य सचिव में भी पढ़ी थी कि यही बात मुख्य सचिव में भी लागू होती है कि मुख्यमंत्री अंतिम फैसला कर रहे हैं, अंतिम अनुमोदन मुख्यमंत्री के माध्यम से आ रहा है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में बात ये है कि जिस मंत्री का वो डिपार्टमेंट है, जिस मंत्री का वो डिपार्टमेंट है उसकी भी चॉइस यहाँ पे पूछी जा रही है। तो ये एक्स्ट्रा में बात है क्योंकि वहां पे आखिर विभाग का मुखिया तो वो मंत्री ही है, वो प्रशासनिक चाहे पॉलिटिकल है, जरूर है वो पॉलिटिकल है, नॉन परमानेंट है, राजनीतिक पद है, राजनीतिक व्यक्ति है, लेकिन वो मुखिया वही है, कैबिनेट मिनिस्टर ही है वो मुखिया, वही बताएगा कि हमारा प्रशासनिक सचिव कौन होना चाहिए। जब आदेश जारी हो जाता है उसके बाद फिर क्या होती है, मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद राज्य शासन से आदेश, वही जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे अधिसूचना जारी करके नियुक्ति का आदेश दे देते हैं। और ये जारी होता है किसके नाम से, नाम आप याद रखना, नाम किसका होता है, राज्यपाल के नाम से, है ना। आप सोच रहे होंगे कि बेचारा राज्यपाल हमेशा बीच में आ जाता है, क्योंकि देखो आपको हमेशा पता होना चाहिए राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य के जितने भी कार्यकारी कार्यपालिका के काम होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, आपने हमेशा पढ़ा है राज्य व्यवस्था में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में, कि राज्य में या देश में जितने भी कार्यपालिका के काम होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसलिए उनसे पूछा जरूर नहीं जा रहा, लेकिन उनके नाम से अधिसूचना जारी होती है कि राज्यपाल के आदेशानुसार, राज्यपाल के आदेशानुसार इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है आज से इस विभाग के सचिव के रूप में। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अंतिम अधिकारी एक प्रकार से वो संबंधित अधिकारी अंतिम रूप से राज्यपाल की आदेश से उसकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। अभी मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग, जिसमें उसमें अपर मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे। आप बोलोगे अपर मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे, इसको थोड़ा अभी होल्ड पे डालो। उसमें शासन सचिव या इस सामान्य प्रशासन विभाग के कार्मिक सचिव जो नियुक्त किए गए थे वो है एम सेल्वेंद्रन। एम सेल्वेंद्रन जो है इस विभाग में, कौन से विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव नियुक्त किए गए थे। तो वही हुआ था कि सामान्य प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर इसके मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए इसके मंत्री हैं हमारे वर्तमान में जो सीएम है मोहन यादव। मोहन यादव जी ही क्या है, सामान्य प्रशासन के मंत्री हैं या हेड है। तो सामान्य प्रशासन विभाग भी मोहन यादव के अंतर्गत आता है, इसीलिए उन्होंने अपने सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है, एम सेल्वेंद्रन को नियुक्त किया है। और उनके अंतर्गत एक सचिव भी नियुक्त हुआ है जिनका नाम है अनिल सुचारी। उनके अंतर्गत अपर सचिव फिर एक नियुक्त हुआ है जिसका नाम है अमित तोमर। उनके अंतर्गत अपर सचिव एक और नियुक्त हुआ है, जिसमें देखो मैंने बताया ना कि कई सारे अपर सचिव हो सकते हैं, जिसमें 3 अपर सचिव है इसके अंतर्गत। सबके नाम याद नहीं रखने हैं, मैं बस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एक राज्य शिष्टाचार जो अधिकारी है जिसका नमः शिवाय अर्जरिया है, अविनाश शर्मा, ये क्या है, मुख्य सुरक्षा अधिकारी मंत्रालय। तो ये इस तरीके की हायरार्की बनी होती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, याद इसमें कुछ भी नहीं रखना है, इवन कोई भी नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, कोई भी नाम याद नहीं रखना है। बस कहने की बात ये है कि कैसे एक विभाग में अलग अलग अधिकारी नियुक्त होते हैं और कैसे वहां पे एक मंत्री की भूमिका रोल निभाती है या भूमिका होती है।
अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये अपर मुख्य सचिव कहाँ से आ गई, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। क्या होता है, कभी कभार किसी विभाग में एक ये व्यवस्था होती है कि जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है ना, तो उसके नीचे अपर मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि क्या होता है, प्रमुख सचिव या शासन सचिव, जो हमने अभी पढ़ रहे ना सचिव, एक प्रकार से सचिव और मुख्य सचिव के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, मुख्य सचिव और सचिव के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, अपर मुख्य सचिव करता है। इसलिए बीच में कभी कभार किसी विभाग में ये व्यक्ति भी नियुक्त कर दिया जाता है, इस पद पर भी किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाता है। तो ये क्या है, इस सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत देखा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में गृह विभाग में देखोगे तो आपको ये पद नहीं मिलेगा, वित्त विभाग में देखोगे तो ये पद नहीं मिलेगा, सामान्य प्रशासन विभाग में ही मैंने देखा है ये। आप चाहो तो इस मध्य प्रदेश की जो एमपी ऑफिशियल ऐसा डायरी करके एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के सभी विभागों के अलग अलग सचिवों के बारे में लिस्ट भी देख सकते हो। ऐसे 55 विभाग हैं जिनमें अलग अलग सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो उनकी एक लिस्ट देख सकते हो आप चाहो तो। बाकी ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत कैसे सामान्य प्रशासन विभाग अलग अलग हायरार्की में काम करता है। अब जरूरी ये जानना भी हो जाता है कि सचिव की पोजीशन क्या है, सचिव की स्थिति क्या होती है। एक राज्य के विभाग का सचिव किस पोजीशन का अधिकारी होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। वो सबसे बड़ी बात याद रखो कि विभाग का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है विभाग का। मैं पूरे सचिवालय की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सचिवालय का हेड तो होता है क्या, मुख्य सचिव होता है, सीएस होता है, लेकिन ये होता है विभाग का सचिव, विभाग का प्रमुख अधिकारी। संबंधित मंत्री को परामर्श देता है, जबकि मुख्य सचिव किसको करता है, सीधा मुख्यमंत्री को करता है। ये स्टाफ का अभिकरण का प्रमुख होता है। स्टाफ जो है, स्टाफ एजेंसी, उसके अंतर्गत जो अलग अलग अपर सचिव काम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो अवर सचिव, संयुक्त सचिव काम कर रहे हैं, उनका भी क्या होता है, ये हेड होता है। प्रमुख सचिव का या मुख्य सचिव का सहायक होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, उसके लिए ये असिस्टेंट का काम भी करता है। मुख्य सचिव तो सभी विभागों के अंतर्गत क्या करता है, समन्वय करता है। उसके नीचे तो बहुत सारे विभाग काम कर रहे हैं, तो वो उसको असिस्टेंट चाहिए, तो वो चीफ सेक्रेटरी को असिस्टेंट कौन कर रहा है, सचिव कर रहा है। नीति निर्माण और क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाता है। की रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी का फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन में विभागीय सचिव ही तो पूरा दिमाग लगाएगा। फिर उसमें जो अंतिम जो कड़ी का काम है, या अंतिम जो बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, फिनिशिंग देने का काम है, फिनिशिंग देने का काम कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। और विभागीय कार्यों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल फंक्शंस, कोऑर्डिनेटर ऑफ डिपार्टमेंटल फंक्शन, विभिन्न विभाग हो रहे हैं और विभाग के अंतर्गत जो अनुभाग हैं, उप विभाग हैं, ब्रांचेस हैं, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम सचिव करता है। और मंत्रालय और प्रशासन के बीच में सेतु का काम भी करता है। मंत्रालय क्या होते हैं, मंत्रालय किसी भी विभाग के अंतर्गत अलग अलग क्या होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, उनको मंत्रालय बोल देते हैं। उनमें अलग अलग कर्मचारी, अधिकारी लेवल के काम व्यक्ति बैठे होते हैं, वो सभी प्रकार के काम संभालते हैं। जो एक फाइलों से संबंधित, रिकॉर्ड से संबंधित, रिपोर्ट से संबंधित, आदि से संबंधित काम होते हैं, वो सब मंत्रालयों के अंतर्गत किए जाते हैं। तो उनके बीच में लिंक का काम कौन करता है, बिटवीन मिनिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कौन लिंक का काम करता है, ये ऑफिसर करता है, ये सचिव करता है। अब एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि सचिव का जो पद होता है, वो पद किस तरीके का होता है। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा सचिव एक प्रकार से प्रशासनिक प्रमुख है, लेकिन आप अमेरिका में जाओगे तो यही जो पद है ना, ये थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल मिलेगा। आप थोड़ा ब्रिटेन में जाओगे तो वहां पे पॉलिटिकल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वो प्रशासनिक ज्यादा मिलेगा, मतलब ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड ज्यादा मिलेगा। तो आप इंडिया और ब्रिटेन में थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखोगे कि जो सचिव के पद होते हैं या फिर जो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये ज्यादातर क्या है, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े होते हैं। लेकिन अमेरिका में यही पद कैसा होता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्यादा होता है, थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा होता है। तो इनके बीच में कुछ समानता है, वो देखते हैं, फिर असमानताएं देखेंगे कि सचिव का पद यूएसए में कैसा है, यूके में कैसा है और भारत में कैसा है। अगर यही सचिव का पद की बात करूं तो कार्य के मामले में ये विभागीय कार्यों को संभालता है भारत में, ये भारत की बात है, यहाँ पे यूएसए की बात लिखी है, यहाँ पे यूके की बात लिखी है, ठीक है। तो भारत में भी विभागीय कार्यों को संचालन, समन्वय, नियंत्रण करता है। वही यूएसए में भी करते हैं, वही यहाँ पे ये यूके में भी करता है। तो यहाँ पे तो ये सिमिलर है। नीति निर्माण में भी वही है कि मंत्री को परामर्श करना, यहाँ पे भी नीति निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, बट यहाँ पे मंत्री नहीं होता है ये, यहाँ पे ये खुद ही अधिकारी होता है और खुद ही भागीदार होता है, ये खुद ही बड़ा एक स्टेक होल्डर होता है, ये असिस्टेंट के रूप में नहीं होता है, ये खुद ही बॉस होता है। जबकि भारत में क्या होता है, असिस्टेंट के तौर पे होते हैं मंत्री के ये सचिव वगैरह, और यही भूमिका क्या है, नीति में सक्रिय भागीदारी यूके में भी निभाते हैं। कार्य का केंद्र, प्रशासनिक कार्य, विभागीय नियंत्रण, ये सब ये करते हैं, मतलब इनका पूरा फोकस किस पे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे होता है।
जबकि यहाँ पे अमेरिका में थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन में भी ये काम करते हैं, और थोड़ा सा ब्रिटेन में भी यही पॉलिटिकल इनका काम होता है। जनरलाइज इनके फंक्शन क्या होते हैं, कर्मचारियों का काम, उनका विभाजन करना, बजट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब रहता है। यहाँ पे भी वही हो, यहाँ पे भी वही है ज्यादातर। देखो फंक्शंस तो देखो वही है, अल्टीमेटली जनता का कल्याण करना, लोक सेवा करना। आपको लोगों ने चुना है, चाहे आप पॉलिटिकल तरीके से चुन के आए हो या फिर आपकी भर्ती हुई हो, लेकिन आपका परम उद्देश्य होता है कि आप जन कल्याण करो, जनता की सेवा करो। तो उनके लिए आपको अगर चाहे विभागीय काम को बंटवारा करना हो, उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाना हो, वो सब आप करोगे। कार्मिक प्रबंधन जिसको बोलते हैं पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो विभागीय कर्मचारियों का कार्य का विभाजन, उनकी निगरानी करना। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि जैसे एक बॉस है तो उसके नीचे बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, तो वो सब पे क्या है, नजर रखे, उनका मैनेजमेंट देखे। पर्सनल मतलब पर्सनल वर्ड वो वाला पर्सनल की बात नहीं हो रही है, पर्सनल मतलब होता है कार्मिक, पर्सोनल बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसा PERSONNEL, ठीक है। पर्सनल मतलब कार्मिक। तो इनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का काम करना होता है, मंत्री से संबंध। अगर आप भारत की बात करोगे तो मंत्री को सलाह देने का काम ही होता है सिर्फ सचिव का, लेकिन अगर आप यूएसए में जाओगे तो ये सचिव खुद मंत्री के रूप में होते हैं। सचिव मंत्री के साथ काम भी करते हो, कभी कभार ये खुद मंत्री ही होते हैं, खुद बॉस ही होते हैं उस डिपार्टमेंट के। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड, अमेरिका में एक प्रमुख सचिव है, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये जो पद है, ये किसको कहा जाता है, वहां पे विदेश मंत्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विदेश मंत्री को। उनके अंतर्गत और भी सचिव होते हैं, लेकिन वो जो पद है वो खुद अपने आप में, वो कोई चुनाव ना जीत के नहीं आए होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। वहाँ पे चुनाव सिर्फ राष्ट्रपति का होता है, सीनेटर्स का होता है, कांग्रेसमैन का होता है, जो अलग अलग उनके देश में कांग्रेस है, और अलग अलग जो सीनेट उनके देश की एक जो सीनेट बनी है उसका भी चुनाव होता है। हर एक राज्य में गवर्नर का चुनाव होता है, ठीक है। वहां पे अलग अलग मंत्री ऐसे चुन के नहीं आते, वो पॉलिटिकल होते हैं, बट पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट वो चुनाव के थ्रू नहीं आते हैं। अमेरिका में क्या होता है, ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज ऑफ एक्सपीरियंस्ड। जो एक्सपीरियंस लोगों का ट्रस्ट होता है, वो वहां पे क्या होते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि ये व्यक्ति विदेश मामलों का बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति है, इसको बनाओ। भारत में क्या होता है, भारत में किसी को भी विदेश मंत्री बना दिया जाएगा, क्या पता उसको नॉलेज हो या ना हो। वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान में तो जो हमारे व्यक्ति हैं विदेश मंत्री हैं, वो बहुत नॉलेजेबल, उनको मतलब नॉलेज है। लेकिन कभी कभार कैसा होता है, किसी को भी बना दिया जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में डायरेक्ट उस पद पे उस प्रोफेशनल को ही बैठा दिया जाता है। सचिव मंत्री के साथ कार्य करते हैं, नीति बनाने में मदद करते हैं। अब जरूरी बात यह है कि सचिव का पद यूएसए, यूके और भारत में कैसे भिन्न है, डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस के मामले में बहुत सॉलिड तरीके से समझो कि अगर नियुक्ति की बात करें तो सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की, अब मैं यहाँ पे राज्य की बात कर रहा हूँ, भारत में राज्य स्तर पर बात कर रहा हूँ। अगर आप भारत में केंद्र स्तर पर बोलोगे तो मुख्यमंत्री की जगह पे प्रधानमंत्री आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाना। अगर आप यूएसए में देखोगे तो वही सचिव क्या होता है, उसको हम केंद्र स्तर पे देख रहे हैं, यूएसए को हम केंद्र स्तर पे देख रहे हैं, वहां पे राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं। तो यूएसए में वही सचिव राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सीनेट से मंजूरी भी लेनी पड़ती है। भारत में ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपना पर्सनल जो सेक्रेटरी है, चाहे अपना चीफ सेक्रेटरी, अपना कैबिनेट सेक्रेटरी, अपनी चॉइस के हिसाब से नियुक्त कर सकते हैं। कोई विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा से उनको, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी को कोई पूछना नहीं है। आपको मैं बता ही चुका हूँ नियुक्ति की प्रक्रिया। अमेरिका में सीनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है, यूके में सीधा प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, जो भारत जैसा है। संसदीय भूमिका क्या होती है, भारत में संसद में कभी भी नहीं जाना पड़ता है। आपने कभी देखा है कि कोई सचिव ने कुछ गलत काम कर दिया तो संसद में जाकर उसने क्षमा मांगी हो, या उसको कोई भी काम करना हो तो संसद से जाकर के कोई प्रस्ताव पारित करवा करके पूछ रहा है कि मैं ऐसा काम कर लूँ क्या, वित्त सचिव हो, विदेश सचिव हो, रक्षा सचिव हो। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई हमें रिटेलिगेशन करना है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमें पीओके पे कब्जा करना है, तो कोई सचिव जाकर के विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में जाकर के कोई प्रपोजल नहीं रखेगा, ठीक है। वो अपनी कार्यवाही करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसके ऊपर बैठा हुआ मंत्री मंत्री जवाब देगा उसमें, ठीक है। तो मंत्री बॉस है तो फिर बॉस ही यहाँ पे आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पे सीनेट नियुक्ति करता है तो सीनेट की प्रति उसकी भागीदारी होती है, सीनेट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूएसए में। संसद सदस्य और नीति निर्माण में शामिल यहाँ पे होते हैं ये। अब कार्य का केंद्र क्या है, ये कौन से काम में मतलब फोकस, सेंटर पॉइंट क्या है फंक्शंस का, इनका प्रशासनिक काम में फोकस है, इनका पॉलिटिकल काम में ही फोकस होता है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता होना चाहिए यूएस में, और यूके में भी पॉलिटिकल डायमेंशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। इनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो किस चीज में होता है, प्रशासनिक कामों में, इनका नीति निर्माण में होता है, बजट में भी होता है, प्रमुख निर्णयों में भागीदारी होती है, पॉलिटिकल कामों में भी होता है इनका इन्वॉल्वमेंट। और यहाँ पे भी वही है, नीति निर्धारण, बजट अनुमोदन और प्रमुख निर्णयों में भी भागीदारी होती है।
नियुक्ति की प्रक्रिया अगर की बात करें तो इंडिया में जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो खासतौर पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के जो जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन यूएस में क्या है, यूएस में तो कोई ऐसा ऑफिसर जो कोई एग्जाम एग्जाम दे के आए उसको तो अपॉइंट करते नहीं है, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, मुझे इस पे भरोसा है, इस व्यक्ति को बहुत नॉलेज है, ये मेरी पार्टी का अच्छा एक नेता है और इसको मैं अपना सचिव बनाना चाहता हूँ, इसको मैं अपना ये चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ, इसको स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाना चाहता हूँ, इसको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। ऐसे वो प्रस्ताव रखते हैं और सीनेट फिर उस पर मंजूरी देती है। तो सीनेट की पुष्टि जरूरी है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। और कोई ऑफिसर जैसा यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, अमेरिका में कोई परीक्षा हो रही हो फिर उसका सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, यूपीएससी जैसा कोई एग्जाम हो रहा है अमेरिका में, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है अमेरिका में, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, संसद सदस्य होते हैं ये। वहां पे तो संसद के मतलब वहां पे तो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो वहां पे तो वो एमपीज होते हैं, वो सचिव बन जाते हैं। तो आप वहां पे तो अलग ही अल्टीमेट लेवल पे देख सकते हो। तो किस तरीके से अमेरिका, इंडिया और यूके में ये सचिव का पद वेरी करता है। मुख्य रूप से मैं बोलूं तो भारत में सचिव पूरी तरीके से प्रशासनिक तरीके से क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंडिया में जो है, इंडिया में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से क्या होता है, टिल्टेड होता है। यूएसए में क्या होता है, ये यूएसए में होता है थोड़ा सा पॉलिटिकली ज्यादा टिल्टेड होता है, पॉलिटिकल। और यूके में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव भी टिल्टेड होता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल टिल्टेड होता है, दोनों तरीके से। तो आप देख रहे हो एक्सट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एक्सट्रीम ब्यूरोक्रेटिक कंडीशन की बात करें, ब्यूरोक्रेटिक वर्ड ज्यादा अच्छा है कि ब्यूरोक्रेसी से बुलाए गए लोग जो होते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी से बुलाए गए लोग जो होते हैं वो पूरे के पूरे कहाँ पे होते हैं, भारत में। अगर पूरे के पूरे पॉलिटिक्स से बुलाए गए लोग होते हैं सचिव के रूप में, वो यूएसए में। और यूके में एक प्रकार से पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी से बुलाए गए लोग होते हैं सचिव। तो वहां पे दोनों का मिक्सचर टाइप का देखने को मिल जाता है। ये उस देश या राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था होती है। अब हम समझते हैं कि सचिवों के काम कौन कौन से होते हैं, सचिव काम कौन कौन से करते हैं। एक तो देखो, ये विभागीय प्रशासन का नेतृत्व करते हैं, ये गतिविधियों पर नजर रखते हैं, कार्यों को नियंत्रण करते हैं। जैसे कि आप स्कूलों में देख सकते हो कि जैसे शिक्षा विभाग का एक सचिव है, तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई सारी गतिविधियां होती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनकी स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूलों के निर्माण, हर एक गतिविधि, स्कूलों में शिक्षक है कि नहीं, उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उनकी भर्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भर्ती के लिए कैसे हमें एक चयन मंडल को आप वो देना है अपना प्रस्ताव, फिर वो चयन मंडल एग्जाम कराएगा, फिर हम उनकी नियुक्ति करेंगे शिक्षकों की जो मेरिट बेस पे सबसे टॉप पे आए हैं। तो ये सब जो गतिविधियां हैं इनका नेतृत्व करने वाला, विभागीय प्रशासन का नेतृत्व करने वाला कौन होता है, वो होता है विभागीय सचिव। और मंत्री का परामर्शदाता उस विभाग के मंत्री को कहता है कि साहब ये काम करना चाहिए, ये है मेरी सजेशन, ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं। जैसे शिक्षा विभाग में अगर मान लो एक नई योजना लानी है कि अभी तक हम सिर्फ 8th क्लास तक क्या कर रहे हैं, मिड डे मील की व्यवस्था कर रहे हैं, हम 12th क्लास तक मिड डे मील की व्यवस्था करने वाले हैं, 10th तक कर रहे हैं तो 12th तक करने वाले मिड डे मील की व्यवस्था। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 12वीं तक अगर मिड डे मील की व्यवस्था या पीएम पोषण योजना चलाना चाहते हैं तो उसमें ऐसा सजेशन किसने दिया, ऐसा दिमाग किसने दिया, वो परामर्श देने की बात यहाँ पे हो सकती है मंत्री के अंदर खुद भी आ जाए, लेकिन ज्यादातर परामर्श देने का काम कौन करती है, वो खासतौर पर टेक्निकल कामों में परामर्श वो सचिव करते हैं। सचिवों का जो महत्वपूर्ण काम ये भी होता है कि कभी कभार मंत्रियों के पास टेक्निकल आंकड़े, इंफॉर्मेशन, डाटा वगैरह नहीं रहते हैं, तो उसमें भी सचिव बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि डाटा वगैरह जो भी उनके विभाग के अंतर्गत गतिविधियां हो रही है उनका एक प्रॉपर आंकड़ा तैयार हो, वो सचिवों के अंतर्गत बनाया जाता है, उन पर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। विभाग का प्रतिनिधित्व करना, जैसे कोई विभाग की बैठक हो रही है, मुख्य सचिव विभाग की बैठक कर रहा है, तो शिक्षा विभाग का मंत्री थोड़ी आएगा वहाँ पे उस बैठक में, उस शिक्षा विभाग के सचिव को बुलाया जाएगा वहाँ पे, परिवहन विभाग के सचिव को बुलाया जाएगा, सबकी बैठकें होंगी। क्योंकि देखो उस विभाग में जो भी काम कर रहा हो ना, तो उसकी पूरी जानकारी ए टू जेड उस सचिव को पता होता है, मंत्री को नहीं पता होता। मंत्री की देखो आप पता है मेंटेलिटी कितनी होती है, वो सीमित सोचता है, वो पॉलिटिकल ज्यादा सोचता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव, वो पब्लिक वेलफेयर उतना ज्यादा दिमाग में लेके नहीं चलता, वो थोड़ा सा कैसा सेंट्रिक होता है, पॉलिटिकल सेंट्रिक, पॉलिटिक्स सेंट्रिक होता है। ब्यूरोक्रेटिक, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक कौन होता है, सचिव होता है। तो सचिव को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है बैठकों में, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे नीति निर्धारण का काम करना है, तो ऐसे मामले में। उसके अलावा यहाँ पे और कौन से काम होते हैं, नीति निर्माण में सहयोग, पॉलिसी फॉर्मेशन में सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे सचिव की भूमिका होती है, मंत्री को सुझाव देना है।
नीतियों का प्रारूप तैयार करना है, बजट का वित्तीय प्रबंधन करना, बजट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, कार्मिक प्रबंधन इन पर्सनल मैनेजमेंट करना है, विभाग के कर्मचारियों के बीच में कार्यों को वितरण करना है, निगरानी करना है, और इवन किसी विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति भी करना है, तो वहां पे किस प्रकार के कर्मचारी हमें इस विभाग में बुलाने हैं। अब जैसे मुझे शिक्षा विभाग के अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारियों को नियुक्त करना है, उस शिक्षा विभाग में करना है, तो शिक्षा से जुड़े हुए बड़े बड़े जो एजुकेशनिस्ट हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रखा है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े अध्यापक हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में कई वर्षों का अनुभव ले रखा है, तो वैसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए। ऐसा जो नियुक्ति का पैरामीटर है, ये कौन तय करेगा? उस विभाग का सचिव तय करेगा। प्रगति की समीक्षा, हमारा विभाग कितनी प्रगति कर रहा है, ये सब समीक्षा करना, रिव्यू प्रोग्रेस देखना, प्रोग्रेस का रिव्यू देखना, रिपोर्टिंग करना उस पर, जन शिकायतों की निगरानी, मॉनिटरिंग, पब्लिक ग्रीवांसेस। मुझे इस विभाग से किसी जनता के जनता के एक समूह समुदाय को या किसी भी क्षेत्रीय समुदाय को इस विभाग की इस पॉलिसी से लाभ नहीं हुआ है, तो वहां पे जो बॉटम टू टॉप एक अप्रोच है, मतलब जनता से पूछो कि तुम्हें इस योजना, इस नीति का फायदा मिला है कि नहीं मिला है, तो वहां पे अगर जनता का जैसा इनपुट रहता है तो उस हिसाब से फिर वहां पे कार्रवाई करना। ये सब पूरा का पूरा जिम्मेदारी कौन संभालता है? उस शासन का शासन सचिव, उस विभाग का शासन सचिव संभालता है कि ये जन शिकायत आई है तो उस पर ये कार्रवाई करना चाहिए। आपातकालीन परिस्थितियों में भी नेतृत्व करना, लीडरशिप इन इमरजेंसीज। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जैसे ई गवर्नेंस का माहौल अभी बन रहा है, डिजिटल प्रक्रियाओं को लागू करना है, अभी हाल फिलहाल में डिजिटलीकरण बहुत बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बातें होती है, ट्रांसपेरेंट, आरटीआई, ये सब उस पर भी विभाग को शिफ्ट करना, ये एक सचिव की बात, सचिव के अंतर्गत एक कैलिबर होता है, वो जितनी अच्छी कैपेसिटी के साथ ये कर लेगा वो उतना ही अच्छा सचिव माना जाएगा। संवेदनशील मामलों का समाधान, हैंडलिंग सेंसिटिव इश्यूज, अंतर विभागीय समन्वय, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन आप क्या कर सकते हो, इस विभाग की ये इंफॉर्मेशन का आप यूज कैसे कर सकते हो अपने विभाग में। चिकित्सा शिक्षा विभाग और कौशल शिक्षा विभाग, अब ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके कोई ऐसी वोकेशनल प्रोग्राम चला सकते हैं जिसमें चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा हो सकता है और कौशल से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा हो सकता है। ऐसी चीजें भी ये लोग इनिशिएट कर सकते हैं, दो विभाग मिल करके। समीक्षा बैठकें आयोजित करना, सूचना का अधिकार, आरटीआई मामलों का निपटारा। अब देखो आरटीआई मामलों का निपटारा ये खुद नहीं करते हैं, लेकिन आरटीआई मामलों पर जो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग होती है वो इनके अंतर्गत ही होती है कि आरटीआई मामले कितने जल्दी से हम निपटा रहे हैं कि नहीं निपटा रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे होता है। विधेयकों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ बिल्स, विभागीय विधेयकों का तैयार करना और सूचना मतलब उसको करवाना, विधानसभा प्रस्तुत करना, और शासन को प्रशासनिक सहायता देना, प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू गवर्नमेंट। सरकार को समय समय पर जो भी अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये असिस्टेंट चाहिए, वो असिस्टेंट चाहिए, उनको ब्रेन तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए रहता है सरकार को अपने हर एक काम में, साथ साथ उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हाथ पांव है, अलग अलग जो अधिकारी कर्मचारियों का जो एक मैनुअल सपोर्ट है, जो एक उनका वर्किंग सपोर्ट है, वो भी उनको चाहिए रहता है। तो ये जो फील्ड पे जाके अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो भी अधिकारी कर्मचारी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो हर तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है गवर्नमेंट को वो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं हायरार्की बेसिस पे। अब सचिव से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम्स ये है कि सचिव का पद जो है ना, कुछ मामलों में क्रिटिसाइज करने लायक है, आलोचना करने लायक है, उसमें कमियां हैं। जैसे मैं अगर एक सबसे बड़ी बात बोलूँ तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बहुत है यहाँ पे। देखो कि संसद और विधानसभा से तो कोई पूछा नहीं जाता है, मुख्यमंत्री उस मंत्री का जो भी चापलूस टाइप का व्यक्ति होगा वही यहाँ पे क्या होगा, नीति निर्धारक का काम करेगा, सचिव का काम करेगा, मुख्य सचिव का काम करेगा और विभागीय सचिव का काम करेगा। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से पॉलिटिकल, ये एक ब्यूरोक्रेटिक पद, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोजीशन है, ये किस प्रकार से पॉलिटिकल पद बन जाता है। अगर उस वरिष्ठतम आईएएस ऑफिसर ने चापलूसी अच्छे से कर रखी होगी किसी मंत्री नेता की, तो वो जल्दी से सचिव बन जाएगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इस पद को लेकर के कि नियुक्तियां राजनीतिक दबाव से होती है, निष्पक्षता प्रभावित होती है कि कोई निष्पक्ष तरीके से इसमें अपॉइंटमेंट नहीं होती है। अब जैसे मैं बात करूं तो 2020 की बात करूं तो उस टाइम पे रेड्डी करके एक मुख्य सचिव बनाए गए थे कमलनाथ गवर्नमेंट के टाइम पे, रेड्डी करके, गोपाल रेड्डी जहां तक थे, उनको 15 दिन या शायद 8 दिन के बाद ही उनको रिटायर कर दिया है, उनको पद से हटा दिया, जबकि वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर थे। क्योंकि बीजेपी सरकार आने के बाद उन्होंने अपने फेवर वाला व्यक्ति मुख्य सचिव के रूप में बनाया, इकबाल सिंह बैंस को, इकबाल सिंह बैंस को उन्होंने अपॉइंट किया।
तो यहाँ पे तटस्थता, निष्पक्षता और जो सीनियोरिटी वाला जो एक कंडीशन है, आधार है, वो तो यहाँ पे तुमने मतलब इग्नोर कर दिया। तो ये इस तरीके की जो बिहेवियर है, इस तरीके की जो व्यवस्था है, ये क्या दिखाती है कि आप निष्पक्ष नहीं हो। आप क्या हो, राजनीतिक रूप से इन्फ्लुएंस लोगों को यहाँ पे इस सचिव वाले पदों पर, मुख्य सचिव वाले पदों पर बैठाते हो। अयोग्यता, सॉरी, योग्यता का अभाव, अयोग्यता भी हो सकती है। वैसे तो देखो, देखा जाए कि सचिवों में अयोग्यता तो नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम ये होती है कि राजनीतिक रूप से इन्फ्लुएंस लोग थोड़ा सा ज्यादा क्या है, फैसिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अब मुझे परिवहन विभाग का ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन मेरी परिवहन विभाग के मंत्री से अच्छी बनती है, मतलब मैं सचिव हूँ या मैं कोई सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन मुझे परिवहन विभाग से समझ कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा अगर गठजोड़ परिवहन विभाग के मंत्री से अच्छा है, मित्रता अच्छी है, तो मुझे परिवहन विभाग का सचिव बना दिया जाएगा। तो योग्यता ना होने के बावजूद, मेरा अच्छा कनेक्शन नेटवर्क होने से, लैक ऑफ मेरिट होने के बावजूद नियुक्तियों में वरिष्ठता और योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया और मुझे प्रेफरेंस मिल गई यहाँ पे। राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर तो होता ही है, सचिवों पर राजनीतिक दबाव बहुत होता है। कभी भी वो खुल के काम नहीं कर पाते हैं। जब भी जैसे उनको लगता है कि यार ये काम भी हो सकता है, ये हमारे देश राज्य के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मंत्री वहां पे वोट बैंक के चक्कर में उनको ये काम नहीं करने देते हैं। कई बार कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाने से रोकते हैं ये पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल जो डायमेंशन से जुड़े हुए लोग हैं, जिससे क्या होता है, वास्तविक रूप से जो लोगों को एक वेलफेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जो वेलफेयर स्टेट है वो नहीं बन पाता है हमारा देश या राज्य। कार्य की पारदर्शिता का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, निर्णयों की में पारदर्शिता की कमी होती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये परिवहन विभाग का सचिव अभी वर्तमान में ये काम कर रहा है, अभी वर्तमान में ये पॉलिसी इस पे काम कर रहा है, या हमारे देश में ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। मतलब सिस्टमेटिकली उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कोई भी गतिविधि पे। जब वो बन जाती है, जब वो पूरा तैयार हो जाती है, फिर जब हमारे सामने आती है तब हमें पता चलता है। मतलब आप देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब ये होता है कि देश में जो शासन संचालन है वो आखिर में जनता करे। जनता को जो पॉलिसी चाहिए, जनता को जो नीति चाहिए, जनता को जो योजना चाहिए, वो जनता खुद डिसाइड करे, ये होता है देश में डेमोक्रेसी होना। लेकिन हो क्या रहा है वास्तविक रूप से, कि ऊपर से जो पॉलिसी बन के आ गई, जनता के बीच में आ गई है, जनता उसको एक्सेप्ट करे, चाहे उसको पसंद हो या ना हो। तो ये चीज क्या होती है कि दिखती है कि ये वास्तविक डेमोक्रेसी का जो वास्तविक एजेंस है, वास्तविक जो सातत्य है, कॉन्टिन्यूम है, वो यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। और लास्ट में एक प्रॉब्लम ये भी है कि प्रशासनिक निर्णयों में देरी, डिले इन डिसीजन, सचिवों के निर्णय में विलंब से योजनाओं की प्रगति रुक जाती है। सचिव कभी कभार एफिशिएंट तरीके से क्या है, काम नहीं करते हैं। अब आपको पता है, सरकारी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, वो एक फाइलों को डिले करने की जो आदत बनी हुई है वो अभी भी बनी हुई है। इस वजह से लेट लतीफी बहुत होती है। तो इसी के चक्कर में क्या है, सुधार भी अब हो रहे हैं। इसलिए प्राइवेट जो लोग हैं, बड़े बड़े जो कंपनियों में सीईओज बन चुके हैं, अब वर्तमान में उनको लेटरल एंट्री के थ्रू एंटर कराया जा रहा है। कहीं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है, कहीं 2 साल के लिए, कहीं 5 साल के लिए सचिव बनाया जाता है। तो ऐसे में क्या है, वो पूरी की पूरी कंपनी को संभाल चुके हैं, कहीं एमएनसीज को संभाल चुके हैं। और वो जब देश की पॉलिसीज बनाएंगे, नीति निर्माण करेंगे, और जब वो काम एकदम सेकंड्स में निपटाएंगे, मिनटों में फैसला लेंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होगा, निर्णय निर्माण बहुत जल्दी होंगे। तो फिर ऐसे में क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये जो प्रशासनिक निर्णयों में जो देरी वाला काम है ना, वो तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर रही है सरकारें और उस पर काम भी कर रही है, जैसे लेटरल एंट्री वगैरह। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि भारत में जो लेटरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट एक बहुत विवादित रहता है। तो लेटरल एंट्री मुख्य रूप से इन्हीं सचिव वाले पदों पर ही होती है। मुख्य सचिव पद पे नहीं होती, वो बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन सचिव हो गया, अपर सचिव हो गया, अवर सचिव हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए, इन्हीं पदों पर ज्यादातर लेटरल एंट्री कराई जाती है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। इस प्रकार से क्या है, सचिव का पद काम करता है। तो मुख्य रूप से शासन के जो अलग अलग विभाग हैं, हर एक राज्य के अंतर्गत और देश के अंतर्गत जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनकी विभाग को प्रशासनिक तौर पर संचालित करने का काम सचिव करते हैं, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। और यहाँ पे ये जो पद की जो व्याख्या थी, या जो ये लेक्चर था, ये समाप्त हो जाता है यहाँ पे। लास्ट में एक और कुछ ये आलोचना है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होना, ठीक है, कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हो, इम्पैक्ट ऑफ स्टाफ मॉडल, सचिव और विभागाध्यक्ष के बीच मतभेद से कर्मचारियों का मनोबल और अधिक कार्य के ऊपर एक्सेसिव वर्कलोड भी दे दिया जाता है। वर्कलोड भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको इतना काम करवाया जाता है। एक सचिव है, पूरा विभाग संभाल रहा है वो। मंत्री और सचिव के बीच में खराब संबंध, कभी कभार रिलेशन बिगड़ जाते हैं ना, तो पूरा का पूरा विभाग का जो काम करने का सिस्टम है वो सिस्टमेटिक फेलियर हो जाता है उसमें। तो सिस्टमेटिक फेलियर की वजह से यहाँ पे अल्टीमेटली जनता को भुगतना पड़ता है इसका परिणाम।
और उसके बाद है सचिव और विभागाध्यक्ष के बीच में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बहुत कम होता है। तो इसमें ये क्या है, समस्या है जो एक राज्य में सचिव की व्यवस्था के अंतर्गत देखी जाती हैं, और उसके जो हमने कार्य हैं वो भी हमने देख लिए हैं, और कुछ आलोचनाएं भी हमने कवर कर ली हैं। यहाँ पे ये सचिव वाला पद का जो एक डिस्कशन था वो पूरा हो जाता है। कोई भी डाउट या फिर कोई भी इशू हो तो आप लिख करके बता दीजिएगा कमेंट में। हम आगे भी इसी तरीके से जो बाकी के टॉपिक्स हैं उन पे क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद।